पिछले एपिसोड में हमने शीमू के बारे में जाना था, जिसका बचपना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। उसके माता पिता नहीं थे। जिस दोस्त के घर वालों ने उसको पाल कर बड़ा किया, उसके दोस्त के घर वालों को भी सबको मार दिया गया था। जहाँ पर शीमू गया वहाँ पर उसके साथ सिर्फ बुरा ही हुआ, कभी उसके साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। इस वजह से यही जो तकलीफें उसके साथ हुई थी, उसने उसको मजबूर किया स्ट्रॉन्ग बनाने पर। और तब शीमू निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर ताकि जितने भी लोगों ने उसके परिवार के साथ ये हरकत की है, उन सभी से वो बदला ले सके। लेकिन उसके अंदर एक खास तरह का पॉइजन था कि जब भी वो स्ट्रॉन्ग बनाने की खुद को कोशिश करेगा, वो पॉइजन ट्रिगर हो जाएगा। उसके लिए एक स्पिरिट पिल चाहिए होती है। जब तक कि वो स्पिरिट पिल शीमू को नहीं मिलती, तब तक कि वो ऐसे ही जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फॉक्स गैंग के जो लोग थे वो सभी यहाँ पर पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि शीमू ने यहाँ पर आने के बाद इनको बचा लिया था ना ड्रैगन गैंग वालों से। तो इसी के लिए वो सब यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे कि आज तो बड़ा मजा ही आ गया। फैंकवान भी उनके साथ होता है और कहने लग जाता है कि आज की जो हमारी जीत है ना, वो हम सबको इसका बराबर से क्रेडिट मिलता है, क्योंकि हम सब ने हेल्प की है उस ड्रैगन गैंग वाले बंदों को उनकी औकात दिखाने के लिए। तो उसके गैंग के बंदे कहने लग जाते हैं कि नहीं मास्टर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सबसे ज्यादा तो आपने साथ दिया है। अगर आप साथ नहीं देते तो हम लोग कहाँ ही अकेले उस ड्रैगन गैंग का मुकाबला कर पाते हैं। तो फैंकवान कहने लग जाता है कि अगर किसी एक ही बंदे को खास क्रेडिट देना है तो वो क्रेडिट जाता है उसे मास्क वाले बंदे के ऊपर, यानी कि अपने शीमू के ऊपर। इन लोगों को नहीं पता कि शीमू कौन है, क्योंकि जब भी वो इनके पास आता है तो मास्क लगा कर आता है। तो फैंकवान कह रहा था कि वो मास्क वाला बंदा ही सबसे ज्यादा अकेले कैडेट का हकदार है। अगर वो नहीं आया होता ना तो हम सब यहाँ पर मर गए होते हैं। हमारे लिए बिल्कुल वो एक मसीहा है। तो बाकी लोग भी कहने लग जाते कि हाँ मास्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उनका गेट जो होता है वो फूट जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई वहां से एंट्री मार रहा है। और इसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर वही बंदा एंट्री मारा था जिसको हमने लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था, उसी ड्रैगन गैंग के बंदों के साथ। और जब इसने सुना था उसी मास्क वाले बंदे के बारे में कि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, तो इसको इंटरेस्ट आ गया कि वो एक बार मिलना चाहता है उस मास्क वाले बंदे से। तो उसी को ढूंढता हुआ वो फॉक्स गैंग के अंदर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि वो मास्क मैन कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। फॉक्स गैंग के बंदे कहने लग जाते हैं कि तू आखिर है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुझे पता है ना कि ये इलाका फॉक्स गैंग का है, निकल जाए यहाँ से। तो जैसे ही एक बंदा उस बंदे को मारने वाला था कि वो दूसरा वाला बंदा सीधा उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी वाट लगा चुका था। सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि ये अजनबी बंदा यहाँ पर आया कैसे। पूरे फॉक्स गैंग वाले लोग उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर चुके थे, लेकिन वो बंदा अकेले ही पूरे फॉक्स गैंग के जितने भी लोग थे उन सभी की वाट लगाया जा रहा था। मानो कि यहाँ पर उसके सामने टिक पाना किसी का भी इम्पॉसिबल है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक सेकंड के अंदर सबकी वाट लगा कर रख दिया। यहाँ पर फैंकवान भी उस बंदे के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, और जब यहाँ पर वो उसके भाले को देखता है तो उसके भाले के ऊपर उसी बंदे का नाम लिखा हुआ था, जिससे जाकर फैंकवान को समझ में आता है कि ये तो वांग तियानहाओ है, इस फैंगशियान सिटी का नंबर 1 कल्टीवेटर। ये वांग तियानहाओ वही था जिसकी लोग तारीफ करते थे। जब भी लोग सुनते थे शीमू के बारे में कि शीमू इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, तो लोग वांग तियानहाओ का ही नाम बीच में ले आते हैं कि उसके सामने तो शीमू नहीं टिक सकता। तो आज फाइनली यहाँ पर हमने इस तियानहाओ की शक्ल देख ही ली। फैंकवान हैरान रह चुका था कि ये तियानहाओ यहाँ पर क्यों आया है, आखिर इसको कब से हमसे दुश्मनी हो गई। एक ही मिनट के अंदर उस तियानहाओ ने पूरे के पूरे फॉक्स गैंग के सभी बंदों को अधमरा करके छोड़ दिया था। फैंकवान उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंकवान भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तियानहाओ मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था, और एक ही अटैक में वो उसको इंजर्ड करते हुए ये कहने लग जाता है कि मुझे इज्जत से बता कि वो मास्क मैन कहाँ पर है, क्योंकि मैं उससे ही मिलने के लिए आया हुआ हूँ। अगर तू यहाँ पर उसको नहीं बुलाता है ना, तो अगले कुछ ही मिनट के अंदर इस दुनिया से ही मैं फॉक्स गैंग को मिटा कर रख दूंगा। पर फैंकवान को पता था कि अगर मास्क मैन यहाँ पर आया तो ये तियानहाओ उसकी भी जान ले लेगा, जो कि वो ये नहीं चाहता। इसलिए वो बताने से इनकार कर देता है कि मैं नहीं बताऊंगा मास्क मैन कहाँ पर है। लेकिन फॉक्स गैंग का ही एक साथी था जो कि अपने मास्टर की इस तरह से बुरी हालत नहीं देख सकता था। तो वो कहने लग जाता है तियानहाओ से कि तुम फिक्र मत करो, मैं बुला कर लाता हूँ उस मास्क मैन को, लेकिन शर्त ये कि तुम्हें मेरे मास्टर को छोड़ना पड़ेगा। फैंकवान अपने साथी से कहने लग जाता है कि क्यों बेवकूफी कर रहे हो, क्यों बुला रहे हो उस मास्क मैन को, उसकी जान खतरे में मत डालो। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उस बेचारे को भी कुछ हो जाए। लेकिन वो फॉक्स गैंग का बंदा ये बात नहीं सुनता। वो तुरंत अपने पास से तालिस्मान निकालते हुए उसको अपने पेट चमगादड़ में बदलता है, और वो चमगादड़ चला जा चुका था शीमू की तरफ ताकि वो उसको यहाँ की सिचुएशन बता सके। अब हम शीमू को देखते हैं। वो अपना कमरे के अंदर बैठकर जितने भी उसने पैसों से हर्ब्स खरीदे हैं, उसके पास पुराने रिसोर्सेस वगैरह है कल्टीवेशन करने के, उन सभी को इकट्ठा किया होता है, और देख रहा था कि इसकी मदद से मैं जो अपनी रिफाइनिंग टेक्निक को कल्टीवेट करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मैं उसको कल्टीवेट कर सकता हूँ, क्या उस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए इनफ रिसोर्सेस मेरे पास मौजूद है या अभी भी कुछ बाकी है। तो उसको पता चलता है कि नहीं यार, उतने रिसोर्सेस नहीं है, थोड़े से और लगेंगे। वो कहता है कि लगता है वो रिफाइनिंग मेथड सीखना ना अभी थोड़ा और लंबा टाइम जाएगा उसमें। तो एक काम करता हूँ, मेरे पास कुछ और टेक्निक की भी स्क्रोल है, उन सभी को देखने लग जाता हूँ, क्या पता अभी जितने मेरे पास रिसोर्सेस है उनकी मदद से मैं दूसरी टेक्निक को कल्टीवेट कर पाऊँ।
तो उसके पास एक स्क्रोल होता है और जैसे उसने उस स्क्रोल को खोलकर देखा था उसमें डुअल कल्टीवेशन बारे में एक टेक्निक को लिखा गया था। इस टेक्निक में डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म की जाती है। शिमू को ये टेक्निक अच्छी लग रही थी तो वो यहाँ पर उसी टेक्निक के बारे में डिटेल निकालने लगता है। सब डिटेल वहीं पर लिखी थी कि कैसे इसको कल्टीवेट करना है, कैसे इसमें क्या काम आते हैं। तो जैसे से शिमू उस टेक्निक को पढ़ रहा था उसको पता चलता है कि अगर मुझे डुअल कल्टीवेशन करना है तो मुझे एक लड़की की जरूरत पड़ेगी और उसको मेरे साथ अपनी पावर को मर्ज करना पड़ेगा, तभी जाकर हम दोनों का डुअल कल्टीवेशन तैयार होगा, वरना इसके बगैर इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर कोई यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म कर जाए तो एक बंदे के पास जैसे कि यंग एनर्जी होती है तो लड़की की यंग एनर्जी भी उसके साथ आकर मर्ज हो जाएगी, इससे लड़के का फायदा होगा। उसी तरह से जब लड़की होगी तो उसके पास यंग एनर्जी है तो लड़के की यंग एनर्जी उसके पास चली जाएगी, इस तरह से लड़की का भी फायदा होगा। तो दोनों का एक साथ फायदा होगा, लेकिन ये करने के लिए लड़का और लड़की की जरूरत है। और ये होने के बाद QI एसेंस को बनाना ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद आगे के कल्टीवेशन स्टेप को भी कंप्लीट करने में उतनी परेशानी नहीं आएगी। तो ये डुअल कल्टीवेशन मेथड शिमू को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यही चीज में उसको अच्छा नहीं लगता कि यार मैं इस टेक्निक को करने के लिए लड़की कहाँ से लाऊंगा, क्या इस टेक्निक को अकेले परफॉर्म नहीं किया जा सकता, मैं लड़की को कहाँ से ढूंढने चाहूँ। जहाँ तक कि मेरा ख्याल रख है ना, मुझे ये टेक्निक छोड़ देनी चाहिए, दूसरी कोई टेक्निक लूंगा जिसको मैं अकेले परफॉर्म कर सकूं। जाऊंगा मास्टर से पूछूंगा कि उनके पास कोई क्लान की अलग टेक्निक वगैरह है क्या, उसी को ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लेकिन नहीं यार, मास्टर से अभी तो ये टेक्निक मांग के लाया हूँ, अब वापस से दूसरी मांगने जाऊंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अजीब ही लगेगा, इसलिए मैं भी दूसरी टेक्निक नहीं मांग सकता। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने बाकी की जो रिसोर्सेस वगैरह कम है रिफाइनिंग टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए उनका ही रिसोर्सेस ढूंढ लेता हूँ और अपनी रिफाइनिंग टेक्निक को ही कर लूंगा। लेकिन मैं लड़की के साथ ये टेक्निक नहीं करने वाला। वो ढूंढ रहा होता है कि जो मुझे रिसोर्सेस चाहिए वो मुझे कहाँ मिल सकते हैं, तो उसको एक स्क्रॉल के अंदर रिसोर्सेस कहाँ मौजूद होते हैं उनकी डिटेल लिखा हुआ मिलता है। तो वहां पर लिखा हुआ था कि एक सिल्क रैट होता है, मतलब कि एक चूहा जो कि गोल्डन कलर का हो, ये उसको लगेगा अपनी रिफाइनिंग मेथड को कंप्लीट करने के लिए। तो शिमू कहने लग जाता है कि इस तरह के चूहों को ढूंढना ना उतना मुश्किल काम नहीं है, ये हमारे फैंक्शन सिटी की ही बाहर के साइड में जितने माउंटेन वाले इलाके हैं ना वहां पर ये चूहे आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे चूहों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर कोई भी एक बार इस तरह के चूहे को ढूंढ लेना तो ऐसे चूहे दुनिया में कितने भी खतरनाक से खतरनाक हर्ब्स क्यों ना होंगे वो उनको ढूंढ निकालते हैं, चाहे वो इंसान की आंखों से दिख भी ना पाए। तो इसलिए शिमू को पहले वहां पर वो चूहे को ढूंढना पड़ेगा, चूहा उसके लिए वो हर्ब्स ढूंढ कर देगा। स्क्रोल के अंदर कैसे उस चूहे को पकड़ा जाता है इसका भी तरीका लिखा हुआ था। शिमू यहाँ पर खुश तो था, लेकिन एक चीज के लिए उसको टेंशन थी, वो थी जूनर। वो कह रहा होता है कि वो फैमिली के अंदर जूनर किस तरह से रह रही होगी, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। लेकिन वो यहाँ पर जूनर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां पर वो चमगादड़ आ जाता है और वो अपने आप को उस मैसेज में कन्वर्ट कर देता है जो कि वो आदमी लिख कर भेजना चाह रहा था। जैसे शिमू यहाँ पर उस मैसेज को पढ़ता है वो समझ चुका था कि अभी फॉक्स गैंग के अंदर क्या हुआ, जिस वजह से वो घबरा चुका था। दूसरी तरफ तियानहाओ जो होता है वो आराम से फेंगकुआन को सामने बिठाते हुए इंतजार कर रहा था मास्क मैन के आने का, क्योंकि उसको पता था कि मैसेज जा चुका है मास्क मैन के पास तो वो किसी भी टाइम पे यहाँ पर आता ही होगा। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अभी तक कि वो आया नहीं और अब यहाँ पर वो नहीं आया ना तो मैं तुम सबको मार डालने वाला, क्योंकि मैं घंटों घंटे बैठ के यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता। तो वो लोग कहना चाहते कि प्लीज मास्टर तियानहाओ कुछ और टाइम दे दीजिए, मुझे यकीन है कि वो मास्क मैन आता ही होगा, वो हमारा बुलाया हुआ न्योता जब हम भेजते हैं ना तो वो कभी इनकार नहीं करता। तो यहाँ पर तियानहाओ कहना चाहते कि क्या मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोगों को, कैसे मैं मान लूं कि तुमने यहाँ पर सच में उस मास्क मैन को ही वो मैसेज भेजा है, हो सकता है कि किसी और को मैसेज भेज दिया होगा, मेरा बस टाइम पास यहाँ पर कर रहे हो, जबकि वो मास्क मैन यहाँ पर आने ही नहीं वाला। देखो तुम जैसे घटिया लोगों पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सुनकर फॉक्स गैंग का जो वो बंदा था जो कि शिमू को अपना चमगादड़ भेजा था वो भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने हमें इस तरह से पुकारा, तुम्हें लगता है कि क्या हम भरोसे के लायक नहीं है, हम घटिया लोग हैं, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड लिए हुए उस तियानहाओ को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है, लेकिन तियानहाओ यहाँ पर उल्टा उसी को पकड़ कर उसको बहुत मारता है, क्योंकि यहाँ पर उसका मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जब यहाँ पर फेंगकुआन देखता है कि उसके ही फॉक्स गैंग के बंदे को मार रहा है वो तियानहाओ, तो वो भी कूद जाता है बीच में ताकि तियानहाओ के साथ फाइट कर सके। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल तो होता है, लेकिन फिर भी फेंगकुआन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तियानहाओ मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। फेंगकुआन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फेंगकुआन उस तियानहाओ से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना ही है ना तो मुझे मारो ना, तुम मास्क मैन का क्यों इंतजार कर रहे हो, उसको छोड़ो, मैं हूँ यहाँ पर फॉक्स गैंग का लीडर, तो तुम मुझे मारो। तो ये सुनकर यहाँ पर तियानहाओ कहने लग जाते कि ठीक है फिर अगर तुम्हें ही मारना है तो मैं पहले तुम्हें मारता हूँ, उसके बाद मास्क मैन को मार दूंगा। एक पर एक फ्री। वो तुरंत अपना भाला लिए हुए चला जा चुका था उसी फेंगकुआन की जान लेने के लिए, लेकिन जैसे वो उसकी जान लेने वाला था कि तभी वहां पर बीच में आ जाता है शिमू अपनी शैडो टेक्निक का यूज करते हुए और एक ही घसीट के पंच क्या मारता है कि तियानहाओ दूर जाकर फेंका चुका था। शिमू यहाँ पर कहने लग जाता है कि फॉक्स गैंग के मेरे साथियों मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गया, मुझे और जल्दी आ जाना चाहिए था। तियानहाओ कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम हो वो
मास्क मैन जिसके चर्चे इतने ज्यादा चलते हैं, पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ, अच्छा लगा तुमसे मिलके। फॉक्स गैंग के जितने भी बंदे थे वो यहाँ पर शिमू को बताने लग जाते हैं कि ये ब्रदर यही है तियान हाओ, ये वांग फैमिली से आता है, ये बहुत ज्यादा घटिया आदमी है, इसकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से ये इतना ज्यादा उछलता है। उसका जो तुम भाला देख रहे हो ना, उसको कहते हैं ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, उसके मुकाबले की कोई अच्छी से अच्छी स्वॉर्ड भी नहीं है। हमने बहुत कुछ सुनकर रखा है इस तियान हाओ के बारे में, इसलिए हमें इसकी बहुत सारी चीजें पता है, तुम थोड़ा सा संभल के रहना। तो शिमू कहने लग जाता है कि तियान हाओ से तुम्हारी रेपुटेशन इतनी बड़ी है, इतनी अच्छी फैमिली से आते हो, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर, तो तुम्हारा आखिर यहाँ पर आकर इस छोटे से फॉक्स गैंग को मारने का क्या मतलब हुआ? तुम यहाँ पर इनको परेशान करने के लिए क्यों आए हुए हो? तो तियान हाओ कहने लग जाता है कि देखो मैं यहाँ पर फॉक्स गैंग के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा काम ही है कि जिसकी भी मैं तारीफ सुनता हूँ ना कि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे जितना आसपास आ रहा है, तो मैं उसको जिंदा देखना नहीं चाहता, मैं उसको चैलेंज करता हूँ और उसकी जान ले लेता हूँ। तो मैंने सुना कि तुम भी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो और लोग तुम्हें मुझसे कंपेयर कर रहे हैं, तो चला आया मैं तुमसे मिलने के लिए ताकि तुम्हें चैलेंज कर सकूं। क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? इतना कहते साथ ही वो सीधा शिमू के ऊपर अटैक की बारिश करना शुरू कर चुका था। वो एक से बढ़कर एक अटैक शिमू के ऊपर करना शुरू कर देता अपने भाले की मदद से, लेकिन शिमू भी यहाँ पर उसके सभी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर समझ ही नहीं पाता कि कब कहां से इसका भाला आने वाला है, तब तक के वो तियान हाओ अटैक कर चुका होता। शिमू जो था वो यहाँ पर फेंकुआन से कहता है कि ब्रदर फेंकुआन, मैं यहाँ पर ना इस तियान हाओ की जान ले लूंगा, लेकिन इसके लिए कीमत डबल देनी पड़ेगी तुम्हें। क्या कहते हो, दोगे क्या डबल कीमत? तो फेंकुआन कहता है कि मेरी जान तो जो मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, बस यहाँ पर इस तियान हाओ को जान से मार डाल। ये सुनकर तो तियान हाओ के गुस्से का ठिकाना नहीं था, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। तो तब तक के वहां पर शिमू ने भी अपनी शैडो टेक्निक को अपने फिस्ट के साथ कन्वर्ट कर लिया था, जिस वजह से ये टेक्निक बन जाती है अर्थ शैटरिंग स्ट्राइक टेक्निक, और इसकी मदद से वो एक घसीट के पंच मार देता है उसे तियान हाओ की तरफ, जिस वजह से तियान हाओ और शिमू दोनों दूर जाकर फेंका चुके थे। दोनों की टेक्निक एकदम बराबर लग रही थी। शिमू कहता है कि मानना पड़ेगा तो नंबर 1 कल्टिवेटर है, लेकिन फिर भी उतना कुछ खास है नहीं, मैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल कल्टिवेटर हूँ, फिर भी तुझे अच्छी टक्कर दे रहा हूँ। तो तियान हाओ भी कहने लग जाता है कि अब समझ में आया ना कि लोग मुझे तुझसे कंपेयर क्यों कर रहे थे, क्योंकि तू मामूली इंसान नहीं है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। वो दोबारा से यहाँ पर शिमू के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था, लेकिन शिमू अपनी शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उसके सारे अटैक को डॉज करता जाता है, यहाँ तक कि उसका शरीर उसके शैडो आर्ट की वजह से बिल्कुल एक शील्ड की तरह हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पर तियान हाओ का भाला भी उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन फिर भी कोई असर होता नहीं शिमू को। यहाँ पर तियान हाओ देखकर हैरान रह चुका था कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरा भाला भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ये इंसान है कि पत्थर का टुकड़ा है। वो यहाँ पर कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो टेक्निक की वजह से एक भी अटैक उसके ऊपर लगता ही नहीं। हर अटैक के साथ वो तियान हाओ भड़कता जा रहा था, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मेरा अटैक यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा, उसको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए वो पागलों की तरह शिमू के ऊपर अटैक करता, लेकिन शिमू बिंदास वहां पर खड़ा था। शिमू कहने लग जाता है कि जब एक कल्टिवेटर डबल मेथड को फॉलो करता है ना, एक इंटरनल मार्शल आर्ट और एक एक्सटर्नल मार्शल आर्ट, तो उसका हाल जैसा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं ना पत्थर जैसा, वैसा ही हो जाता है। मैंने दोनों मार्शल आर्ट को सीखा है, इसलिए तू कितना भी वेपन चला ले, मुझे उसका कोई असर नहीं होने वाला, जिसका तू नमूना देख ही पा रहा है। वो उसको उकसाने लग जाता है कि और कुछ खास टेक्निक है तो उसका भी यूज कर ले, वरना मेरा एक ही पंच तुझ पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तू मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। तो ये सुनकर वो जो तियान हाओ था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था, वो दोबारा से अपनी बहुत खतरनाक टेक्निक को यूज करता है और उसकी मदद से अटैक देकर मार चुका था शिमू के ऊपर, लेकिन शिमू भी यहाँ पर उसके अटैक को रोक लेता है। उसने सीधा उसके भाले को पकड़ा और उठाकर फेंक दिया उसे तियान हाओ को। तियान हाओ दूर जाकर फेंका चुका था। तियान हाओ को यकीन ही नहीं होता कि नहीं, ये नहीं हो सका, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है जिसका मुकाबला मैं नहीं कर पा रहा। ऐसे तो नंबर 1 कल्टिवेटर का मेरा खिताब जो है वो एक ही बार के अंदर इसको मिल जाएगा। इसके बाद शिमू की बारी आती है। अब शिमू यहाँ पर अंधाधुन अटैक देकर मारने लग जाता है उसे तियान हाओ के ऊपर। तियान हाओ बस यहाँ पर शिमू को देखते हुए उसकी टेक्निक समझने की कोशिश कर रहा था कि ये शैडो टेक्निक है कैसी, कहाँ से इसने इसको सीखा, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता कि शिमू की ब्लड लाइन ही ऐसी है जिसकी मदद से उसका शरीर पत्थर जैसा है, और ये ब्लड लाइन की पावर उसको उसके फादर से ही मिली है। पर इसका यही नुकसान था कि शरीर तो पत्थर जैसा हो जाएगा, लेकिन पॉइजन का भी असर मिलेगा। इस वजह से शिमू का जो शरीर था हल्के फुल्के टेक्निक को सीखने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता। तियान हाओ यहाँ पर अपनी हार मान चुका था, लेकिन वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो, अगर मैं यहाँ पर अपनी फुल टेक्निक का जितनी मेरे पास पावर है सबका यूज कर लूँ ना, तब भी मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे 3 महीने का टाइम मिले, 3 महीने के अंदर अगर मैं प्रैक्टिस करूँ ना, उसके बाद मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ। 3 महीने बाद मैं दोबारा से आऊंगा तुमसे फाइट करने के लिए। उम्मीद है कि तुम तैयार रहोगे, क्योंकि उस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। अभी तो मैंने तुमको एक लूजर समझा था, इसलिए ऐसे ही आ गया, लेकिन अगली बार पूरा तैयार होके आऊंगा
होगा, उस टाइम फाइट करने का मजा कुछ और ही होगा। वो यहाँ पर कुछ पैसे भी देकर जाता है शिमू को कि ले जाओ ये पैसे, और जितने भी तुम्हारे फॉक्स गैंग के बंदे को चोट लगी है ना, उनका इलाज करवा लेना। फॉक्स गैंग के लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि ये तो डर के भाग गया, ये तो शिमू के सामने टिक ही नहीं पाया, तो डर के मारे ये भाग ही निकला, उल्टा पैसे भी देकर गया। हमारे मास्क मैन का तो जलवा है। लेकिन शिमू जो था उसको अंदर से तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही थी। वो बाहर से दिखा तो नहीं रहा था, लेकिन अंदर से उसको बहुत चोट लगी थी। वो कहने लग जाता है कि अभी तो यहाँ पर ये ध्यान हो तैयार नहीं था, लेकिन अगली बार जब वो अच्छे से तैयार होके आएगा ना, तो बहुत टक्कर की फाइट देने वाला है। तो उस टाइम के लिए मुझे भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वरना मामला बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ हम जूनर को देखते हैं जो कि वो फैमिली के अंदर ही मौजूद थी, और यहाँ पर वो फैमिली का जो मास्टर होता है उसके साथ बात कर रही थी। वो कहने लग जाती है कि देखिए मास्टर, आपको पता ही है कि हमारी जो फैमिली थी ना वो कितनी बुरे हालातों से गुजर रही थी, तो इसलिए मेरे फादर ने आपके वो फैमिली के अंदर रिश्ते की बात की और आप लोग इसके लिए मान गए। लेकिन मुझे भी पता है कि हमारा और आपका कोई कंपेरिजन नहीं है। आप लोग कहाँ इतने अच्छे रेपुटेड फैमिली वाले हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर अभी भी आप ये जो एंगेजमेंट हमारी हो चुकी है वो फैमिली के अंदर, उसको आप तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ना हो तो आप बेफिक्र इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि मैं भी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को डिजर्व नहीं करती। तो वो मास्टर कहने लग जाते हैं कि जूनर, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम वैसे भी हमारे फैमिली की होने वाली बहू हो और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम जैसी लड़की चाहे किसी भी फैमिली से आती हो, कहीं से भी क्यों ना आती हो, वो एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड लड़की होती है। तुम्हारी जैसी लड़की अगर हमारी वो फैमिली में आएगी तो हमारी वो फैमिली की शान और ज्यादा बढ़ेगी। बस बात अभी यही है कि शादी की जो डेट है ना वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई, हम जल्दी इसको कंफर्म करवा देंगे। लेकिन अंदर से ये मास्टर की शक्ल देखकर लग रहा था कि कुछ न कुछ तो घोटाला कर रहा है ये अंदर से, कुछ तो ऐसा घटिया प्लान चल रहा है इसके दिमाग में जो कि अभी ये बाहर निकाल नहीं रहा। वो कहने लग जाता है कि जुनर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम ना हमारे ही फैमिली की होने वाली हो, तो जो भी तुम्हारे लिए हमसे हो सकेगा ना हम तुम्हें वो करके देंगे। तुम बेफिक्र जो चाहिए होगा हमसे मांग सकती हो, शर्माना नहीं किसी भी चीज के लिए। तो जुनर भी कहती कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, आप जो मेरे लिए किया है वो अभी तक के बहुत है। तो अब जुनर के जाने के बाद वहां पर मास्टर का बेटा आता है जिसका नाम था वो हुआ, और इसी की शादी होने वाली है जूनर के साथ। तो वो हुआ अपने फादर से कहने लग जाता है कि फादर, आप सच में चाहते हैं कि मैं इस जूनर के साथ शादी करूं? तो यहाँ पर उसका फादर कहने लग जाता है कि अरे यार, तुम्हें समझ में आना चाहिए, मैं यहाँ पर इस जूनर के साथ रिश्ते के लिए इसलिए बोल रहा था कि दहेज के तौर पे ना इसका बाप वो एक बॉक्स देने वाला था, बॉक्स के अंदर कुछ कमाल की चीजें होती। मुझे लगा कि ये लोग यहाँ हमारे वो फैमिली के अंदर आएंगे, वो बॉक्स लेकर मैं बॉक्स छीनूंगा और इनकी वाट लगा दूंगा। लेकिन इसका बाप जूनर का रास्ते में मर गया, वो बॉक्स भी किसी और को दे दिया, खाली इसकी बेटी को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। एक नंबर की घटिया लड़की को यहाँ पर लाकर पटक दिया इसने। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसका क्या करूं। मतलब कि वो फैमिली क्या शादी करने का मतलब सिर्फ यही था कि दहेज में वो बॉक्स हासिल कर सके, जो कि जूनर के फादर ने दे दिया शिमू को। तो वो हुआ कहना चाहता कि फादर देखो, मुझे शादी नहीं करनी है, ये मुझे खुद नहीं पसंद है वो जूनर, मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकता हूँ। तो उसका बाप कहने लग जाता है कि देखो, मेहमानों को बता दिया गया कि शादी होने वाली है, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शादी तो होगी उसी दिन पे जब हमने सोच कर रखा हुआ है, लेकिन दूल्हा बदल जाएगा। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो हुआ कहने लग जाता है कि हाँ फादर, बिल्कुल समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसका बंदोबस्त करके रखता हूँ। ये लोग यहाँ पर जूनर की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे हुए थे। वो मास्टर कहने लग जाता है अपने बेटे से कि उस बॉक्स की फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल कर वो बॉक्स हासिल करके ही रहूंगा, देखता हूँ कि असल में वो बॉक्स है किसके पास। दूसरी तरफ हम शिमू को देखते हैं, वो आगे बढ़ रहा था और उसके दिमाग में वही डुअल कल्टीवेशन ही चल रहा होता है कि क्या मुझे वो करना चाहिए, क्या उसकी मदद से हो सकता है कि मेरी कल्टीवेशन फास्ट बढ़े। तो जैसे वो यहाँ से आगे बढ़ रहा था, वहां पर एक दूसरा बंदा आ जाता है और ये था वो जो शिमू की सौतेली माँ है उसका भाई। यहाँ पर आने के बाद वो शिमू से कहने लग जाता है कि मास्क मैन, मैंने फाइनली तुम्हें देख लिया, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा है, तुमने सिर्फ एक महीने के अंदर फैंक्शन सिटी के जितने भी गैंग वाले हैं सभी की वाट लगा कर रखी हुई है, और तुम यहाँ पर फॉक्स गैंग का साथ देते हो, तो फॉक्स गैंग का नाम रोशन होता जा रहा है। तुम्हें पता है जहाँ पर भी जाओ ना, तुमसे लोग डरने लग गए हैं कि मास्क मैन आएगा और उनकी वाट लगा देगा। वो बंदा यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो, दुनिया तो तुम्हें मास्क मैन कहती है, मुझे पता है कि तुम कौन हो, क्या तुम अपने मुंह बोले मामा को ग्रेट नहीं करोगे? शिमू ये देखकर हैरान रह चुका था कि इनको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, आप जिसको सोच रहे हैं ना, मैं वो नहीं हूँ। तो मास्टर कहने लग जाते कि देखो शिमू, मुझे बेवकूफ मत बना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कौन हो। हमारी जिन फैमिली पूरी की पूरी फैंक्शन सिटी के चप्पे चप्पे के ऊपर अच्छे से नजर रखती है कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तब यहाँ पर शिमू अपना मास्क निकालता है और कहने लग जाता है कि मास्टर, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ गलत बिहेव किया। तो मास्टर कहने लग जाता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अपने आप को काफी स्ट्रांग बना लिया है कुछ ही टाइम के
के अंदर जिससे मैं इंप्रेस हुआ। शिमू कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर ना फॉक्स गैंग का साथ इसलिए देता हूँ क्योंकि वो मुझे पैसे देते हैं जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेस लेता हूँ और अपनी पावर को बढ़ा पा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इस सिटी के अंदर राज करने का मकसद नहीं है। तो एल्डर कहना चाहता है कि देखो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मास्क मैन को ढूंढ रहे हो, वही जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, तुम्हारे दोस्त की फैमिली को मारा है। हम यहाँ पर तुम्हारी उसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर जिन फैमिली में इसमें साथ दे तो वो मास्क मैन को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा जिस तरह से तुम्हारे फादर हमारा साथ दिया करते थे। लेकिन शिमू कहना चाहते कि देखिए मुझे मेरे फादर से कंपेयर मत कीजिए, उसने आपका साथ दिया होगा लेकिन मैं उनके रास्ते पे नहीं चलने वाला। मैं अपने अलग रास्ता बना चुका हूँ, मुझे जिससे बदला लेना है ना मैं खुद उसको ढूंढ निकालूंगा। तो मास्टर कहना चाहते कि देखो मैं तुम्हारे पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे टाइम भी दे रहा हूँ, तुम आराम से सोचो और फैसला निकालो कि तुम हमारा साथ देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इससे तुम्हें तुम्हारे दुश्मन भी जल्दी मिलेंगे, अपना बदला भी पूरा जल्दी कर पाओगे। आराम से सोचकर मुझे इसका जवाब देना। याद रखना कि हमारी जिन फैमिली तुम्हारी ही है। इसके बाद हम उसी मास्टर को देखते हैं जो कि अपने कोर्टयार्ड में आकर किसी बंदे को प्रैक्टिस करवा रहा था। उस बंदे के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रही थी जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। मानो कि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा, तो वो मास्टर उसी की हेल्प कर रहा होता है ताकि वो बंदा अपना ब्रेक थ्रू कर सके। वो बंदा उस मास्टर से कहता है कि फादर मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझसे और ज्यादा ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं हो रहा। तो मास्टर कहता है कि इसको प्रैक्टिस करते रहे, भले से तू यहाँ पर मर क्यों ना जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए और ज्यादा अपने बेटे को प्रैक्टिस करवाने में लगा हुआ था। वो कहने लग जाता है कि एक अच्छा कल्टीवेटर बनने के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है, बल्कि अच्छी खासी टेक्निक वगैरह भी चाहिए होती है ताकि किसी को मार सके। उसी के साथ साथ स्किल्स भी चाहिए होती है। तुम्हारे पास उतना कुछ है नहीं, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ खास टेक्निक स्किल कल्टीवेशन है ही नहीं तो तुम खाली मार्शल आर्ट लेके अचार डालोगे क्या? मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे लूजर बने रहो। मैं अपना बेटा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे कमजोर बेटा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो देखते ही देखते जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, उसके बेटे के अंदर से ऐसा ऑरा बाहर निकल कर आता है कि ऑरा का वहां पर ब्लास्ट हो गया था और इसके बाद सारी चीजें स्टॉप हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसका बेटा बेहोश हो गया, लेकिन उसने शायद इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया। लेकिन जब उसका फादर देखता है तो देख पाता है कि यहाँ पर उसने अभी तक के अपने की एनर्जी को कल्टीवेट कर ही नहीं पाया, कोई फायदा हुआ ही नहीं। उसका फादर उससे कहना चाहता है कि मैंने तुझे स्पिरिट पिल दिया था ना, पता है लोग कितना मरते हैं स्पिरिट पिल के लिए, मैं तुझे वो भी ला कर देना, तब भी तू यहाँ पर कल्टीवेशन क्यों नहीं कर पा रहा? इतना यूजलेस क्यों पैदा हुआ तू? उस शिमू को देख रहा है बिना स्पिरिट पिल के, उसके अंदर पॉइजन भरा हुआ, लेकिन तब भी वो तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। नल्ले कहीं के तेरे पास कुछ नहीं है। जिन फैमिली के एंसेस्टर भी उससे कितना ज्यादा इंप्रेस है कि वो बिना मेहनत के भी, बिना किसी खास चीज के भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी जिन फैमिली की जो सीक्रेट मेथड वगैरह है और कुछ हमारे पर्सनल मैटर जो है ना, उसको भी सॉल्व करने के लिए वो उसी की हेल्प चाहते हैं। इसी वजह से उनके कहने पे मैं कल गया था उसके पास, शिमू के पास, ताकि मैं उसको बता सकूं कि वो हमारी जिन फैमिली का साथ दे, लेकिन उसने मुझे मुंह पर इग्नोर मार दिया। तो कम से कम तू तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ताकि एंसेस्टर की नजरों में तू आ सके और वो काम तुझे देंगे जो कि वो शिमू से करवाना चाहते थे। नल्ला का नल्ला रहेगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो उसका बेटा कहता है कि फादर कौन सा ऐसा सीक्रेट काम है जो कि वो शिमू से करवाना चाहते थे, मैं उसको कर सकता हूँ ना? तो उसका बाप कहता है कि दिमाग खराब है क्या? पहले अपनी क्यूआई एनर्जी को कल्टीवेट करने के बारे में पहले सोच, वो कल्टीवेट कर, उसके बाद सोचूंगा तुझे वो काम बताना है या नहीं बताना, क्योंकि जो काम तेरे बस का नहीं है उसको तू समझ के सुनकर भी क्या उखाड़ लेगा। ऐसा ही लूजर बना रहा तो मार्शल एकेडमी में तेरा एडमिशन कैसे होगा? यहीं पे पड़ा रह जाएगा जिंदगी भर। बहुत लंबी क्लास लगा दी मास्टर ने तो अपने बेटे की यहाँ पर। तभी एक बंदा आता है जो कि कहने लग गया था कि बाहर वो हुआ आया हुआ है जो कि मास्टर आपके बेटे से मिलना चाहता है। तो मास्टर अपने बेटे से कहता है कि यही तेरा काम है, दोस्तों के साथ बाहर घूमना और प्रैक्टिस ढंग से करना नहीं, तभी तो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बन नहीं पा रहा। मैंने तुझसे कहा था ना कि वो हुआ से छोड़ और तियान हाउ से दोस्ती बना। तियान हाउ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुझे अच्छे से सिखाएगा। उस वो हुआ से क्यों दोस्ती बना कर रखा है तू? लेकिन फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि ठीक है, भाड़ में जा, तू जहाँ जाना है वहां जा, मैं तुझे नहीं रोकने वाला। जबरदस्ती भी करूंगा तो भी थोड़ी ना तू गुस्से यहाँ पर सीख जाएगा। वो हुआ भी अच्छी फैमिली से आता है, बंदा अच्छा है, भले से उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या हुआ, हो सकता है कि उसकी हेल्प से तेरा मार्शल एकेडमी के अंदर एडमिशन हो जाए। मास्टर के बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनकर कि यार मैं इतना बड़ा लूजर कैसे हो गया, मैं यहाँ पर अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद जैसे वो वहां से जाता है, बाहर वो हुआ खड़ा था, वो उसे कहना चाहता है कि क्या हुआ मेरे दोस्त, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, कुछ डांटा क्या किसी ने देखो? तो वो कहने लग जाता है कि सारा का सारा काम जो हुआ है ना वो उस शिमू की वजह से हुआ है। अगर वो पैदा ही नहीं हुआ होता तो उसकी वजह से मुझे मेरे फादर बेइज्जत भी नहीं करते। जब भी मुझे बेइज्जत करते हैं ना, उसी को बीच में लेकर आते हैं, मुझे उससे ही कंपेयर करते हैं। तो वो हुआ कहना चाहता है कि अबे तेरे फादर ना उस शिमू को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझते हैं। वो तो ऐसे गलियों में घूमता रहता है, जो काम छोटा मोटा मिला वो काम कर दिया। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है उसके पास, थोड़ी बहुत कल्टीवेशन है, तो इसकी मदद से वो क्या इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। अगर हम ढंग से भी उससे फाइट करने जाए ना तो वो 2 मिनट भी टिक नहीं पाएगा हमारे सामने। इसलिए अगर उसका गेम बजाना है तो थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग यहाँ पर से मिलकर शिमू को परेशान करने की या फिर उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका असल में क्या होगा? क्या शिमू ही इनकी वाट लगा देगा? ये तो अभी हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते
साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।